नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे नेता हैं जिनका मैंने जब भी इंटरव्यू किया तो वो अपने पिताजी के साथ थे। आज मुझे भी अजीब लग रहा है कि चिराग पासवान को मैं इंटरव्यू कर रही हूँ जब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी छवि, उनकी फ़ोटो हमारे साथ है और इसलिए हमने ये कोशिश की कि जब मैं चिराग पासवान का इंटरव्यू करूं तो रामविलास पासवान जी का उनकी ये फ़ोटो हमारे साथ हो। चिराग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वक्त में हमारे साथ हैं। मुझे लगता है मैंने जैसे शुरुआत ऐसे की, सही में मुझे भी अब याद आ रहा है जितनी बार भी क्या पापा हमेशा साथ होते थे। एक मिनट बस, सॉरी जी जी। मुझे पता है कि आपके पास आपके साथ एक ऐसी राजनीतिक विरासत और साथ में एक ऐसे नेता की विरासत है जिन्होंने कभी भी मर्यादा को नहीं लांघा। इतने बड़े और इतने कद्दावर बिहार के नेता थे, साथ साथ इतने बड़े देश के दलित नेता थे, लेकिन उनकी जो छवि है वो एक बहुत सुलझे और एक पॉजिटिव इंसान की है जी। बहुत मुश्किल वक्त में आप एक ऐसे अपने राजनीतिक, जिसे कह सकते हैं, फैसले से जूझ रहे हैं जब आपके पिता का साथ आपके साथ नहीं है जी। इस विरासत को, इस राजनीति को कैसे आप आगे लेके जाएंगे? पापा ने ही मुझे इतना तैयार किया है, मुझे इतना समझदार बनाया है, उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में। और मौजूदा फैसले का जो आप जिक्र कर रही हैं, इसमें पूरी तरीके से पापा की ये सोच थी। पापा ये चाहते थे। मुझे याद है कि जब वो बीमार भी थे और अस्पताल में थे, एक लंबे समय से वो अस्पताल में भी थे, तो मेरी अधिकांश जितनी भी बातें उनसे राजनीति को या मौजूदा परिस्थिति को लेकर होती थी, अस्पताल में ही उनसे होती थी। और उस वक्त वो इस बात को मुझे प्रमुखता से कहते थे कि जब तक अकेले नहीं जाओगे तब तक पार्टी को हम लोग जिस स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं वहाँ तक हम पार्टी को वो मजबूती नहीं दे पाएंगे। कई बार वो मुझे इंस्टिगेट भी करते थे, उकसाते थे कि अरे 2005 में अगर मैं ये फैसला ले सकता हूँ तो तुम लोग तो अभी जवान हो, तुम लोग क्यों नहीं ये फैसला लेते हो, किस बात का डर है तुम्हें, क्यों डर रहे हो, पार्टी को हम लोग को आगे लेकर जाना है। और एक बात उन्होंने हमेशा कही कि कभी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उन्होंने 2005 का अपना खुद का उदाहरण दिया कि देखो 2005 में लोग कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी ख़त्म कर दी, सब खत्म हो गया, पर मैंने अपनी विचारधारा से मैंने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अगर तुम दिल से, अगर तुम नीतीश जी के साथ नहीं हो, उनके विचारों के साथ नहीं हो, उनकी विकास की सोच के साथ नहीं हो, तो क्यों तुम इस गठबंधन में हो, क्यों तुम उनके साथ तुम आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने मुझे प्रमुखता से ये बात बोली कि आज अगर तुम्हारी वजह से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः 5 साल के लिए अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वो बनते हैं तो तुम अपने आप को आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल का तुम कभी माफ़ नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से बिहार 5 साल और पीछे चला गया। तो जो तुम्हें सही लगता है वो निर्णय लो, अकेले चलने में कभी मत डरो। अकेले चलोगे, अपना उदाहरण देते थे, बोलते थे कि 60 के दशक में कौन था मेरे साथ। आज मुझे मेरे ऊपर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं, बट हकीकत यह है कि जब मैं अकेला राजनीति में चला था, मेरा पोस्टर लगाने वाला मेरा भाई था। आज रामविलास पासवान को सब रामविलास पासवान के नाम से जानते हैं, बोलते हैं। आज जब मैं अगर आवाज़ देता हूँ, हज़ारों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। पर जिस दिन मैं अकेला मैंने निर्णय लिया था कि मुझे राजनीति में जाना है, मेरे पास कोई मेरा पोस्टर चिपकाने वाला भी नहीं था। मेरा भाई आधी आधी रात में उठ के जाके पोस्टर चिपकाता था। और आज लोग कहते हैं कि परिवारवाद क्यों अपने भाई को वो इतना प्रमोट करते हैं, क्यों। तो यही सारी बातें मैंने उनसे सीखी, उनसे समझी, और उन्हीं की सीख, उन्हीं की समझ से आगे बढ़ते हुए पार्टी, परिवार को, दोनों को एक साथ लेकर बढ़ रहा हूँ आगे। अच्छा, ये बताइए कि आप नीतीश जी के साथ क्यों नहीं आए? जेडीयू के लोग तो ये आरोप भी लगाते हैं कि जब 19 में उनको वोट लेना था तब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लेके गए थे, नीतीश जी को आप लेके गए थे। तो ऐसा क्या हो गया 1 साल में कि आज आप उनसे इतने नाराज़ हैं? देखिए, नीतीश जी के साथ हम लोग कभी रहे ही नहीं। अगर आप 2005 के चुनाव की बात करें, 2010 के चुनाव की बात करें, 2015 में भी वो महागठबंधन के साथ चले गए थे। एक परिस्थिति रातों रात ऐसी उत्पन्न हुई कि माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन का साथ छोड़कर मौजूदा गठबंधन का हिस्सा बने, हमारे एनडीए गठबंधन में वो रातों रात वापस आए।
जिसकी बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा चर्चा सहयोगियों के भी बीच नहीं हो पाई। वो परिस्थिति ऐसी थी और ये मैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से आई गिव दिस बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो उस वक्त ज़्यादा चर्चा का मौका ही नहीं था। परिस्थिति वर्ष मजबूरन हम लोग को उस गठबंधन का हिस्सा रहना पड़ा। वो समय ऐसा था कि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव सर पर थे। 1.5 साल के भीतर ही लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। ऑल्टरनेटिव अलायंस या इसको लेकर ज़्यादा चर्चा का समय नहीं था। बट हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि उनकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद जीत कर आए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं और मैं इस बात को प्रमाणित भी कर सकता हूं कि लोकसभा के चुनाव में कोई लोकसभा की लोक जनशक्ति पार्टी की ऐसी सीट नहीं थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने हराने का प्रयास नहीं किया हो। मेरी खुद की लोकसभा की अगर मैं जिक्र करूं, वहां पर उनके पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे, उनके पूर्व मंत्री से लेकर उनके मौजूदा विधायक के प्रत्याशी जो लोग थे, उन्होंने मुझे हराने का व्यक्तिगत प्रयास किया। हैं कि आपको क्या नीतीश कुमार ने हराने की कोशिश की थी? जी, मुझे ही नहीं, हमारी 6 लोकसभा सीट पर कोई लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहां पे उनके सिटिंग विधायकों ने हम लोगों का विरोध नहीं किया। भले उनके वो परबत्ता के विधायक हो, खगड़िया की सीट हो, या मेरी लोकसभा में शेखपुरा के उनके विधायक हो, उनकी सीट हो, या हाजीपुर में इस तरीके का प्रयास किया हो, या समस्तीपुर में इस तरीके का, कोई हम लोग की ऐसी लोकसभा की सीट नहीं थी। क्यों ये बात उस वक्त आपने नहीं कहा? कितनी बार उस वक्त आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा, कितनी बार पापा ने मुख्यमंत्री जी से बात कर उनको बताकर, भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेताओं को हम लोगों ने, बिहार के सुशील मोदी जी वगैरह, उनको हम लोगों ने इस बात की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री जी से पापा ने निरंतर इस बारे में वो उनको जानकारी देते रहे कि आप लोग के लोग वहाँ पे हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, वहाँ पे गलत कर रहे हैं, वहाँ पे गलत कर रहे हैं। तो अविश्वास का माहौल तो डे 1 से था ही। यही कारण भी है कि जब उनकी सरकार में हमारे एकमात्र जो मंत्री थे, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद पशुपति कुमार पारस जी, मेरे चाचा जी, जब वो हाजीपुर से सांसद बने, तो उसके बाद उन्होंने किसी को दोबारा अपनी कैबिनेट में शामिल ही नहीं किया। और एकमात्र जो रास्ता था हमारे पास मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचाने का, क्योंकि मेरे फ़ोन तो वो उठाते नहीं, मेरे पत्रों का वो जवाब देते नहीं, तो एकमात्र जो रास्ता था कैबिनेट मंत्री के माध्यम से, वो भी रास्ता बंद हो गया पूरी तरीके से। फिर भी आप लोग एनडीए के साथ रहे और हर किसी को पता है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी की सपोर्ट से हैं। आज आपको और आपकी पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। बिहार में अगर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इतने दिन से रहे हैं तो बिना बिहार की में बीजेपी की सपोर्ट के तो वो रहे नहीं हैं। तो आज ये क्यों? इतनी बड़ी बात आपने इतनी सहजता से बोल दी। मुख्यमंत्री चिढ़े ही मुझसे सबसे ज़्यादा इसी बात से ही है, क्योंकि मैंने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनको ये बात पसंद नहीं आती अगर उनको कोई ये कहा जाए। सारा ठीकरा नीतीश कुमार पर, वाई नॉट ऑन बीजेपी मिनिस्टर्स? मैम, ये बहुत ऑब्वियस है। मतलब इसको आप देखेंगे जो नेतृत्व करता है, डेप्टी चीफ मिनिस्टर, मैम ये जो नेतृत्व करता है, आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस है। सारी जिम्मेदारी जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर आती है, और खास तौर पर नेतृत्व अगर हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा हो, ये हर कोई जानता है। अगर आप जनता दल यूनाइटेड के भी नेताओं से अगर आप पूछेंगे, उनके मंत्रियों से भी पूछेंगे, कितने ऐसे नीतिगत फैसले होते हैं जिनकी मंत्रियों को भी जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिलती है, जब वो अखबारों में छप जाते हैं या न्यूज़ चैनल्स पे आ जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री इस बात में विश्वास ही नहीं करते कि वो सबकी सहमति से या सबको इकट्ठा करके कोई फैसले लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी फैसले लिए गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की कोई सहमति नहीं होगी। साथ निश्चय ही सबसे बड़ा उदाहरण है, जब आप एनडीए का हिस्सा भी बने, आपने महागठबंधन का वही एजेंडा आपने कंटिन्यू किया। जब आपने सरकार बदली, मुझे तो समझ में नहीं आया ना कि सरकार बदली तो बदला क्या, आपकी कार्यशैली तो वही रही, सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री का पद बदल दिया गया। पहले तेजस्वी थे और उसकी जगह अब सुशील मोदी जी आ गए। बदला क्या उसमें? कार्यशैली, आपकी नीति, आपकी गवर्नेंस की जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रही। बीजेपी के लिए फिर नीतीश क्यों इतने जरूरी है और क्यों बीजेपी उनको लेके चल रही है? ये चीज़ें मैं भारतीय जनता पार्टी से और उनके शीर्ष नेताओं से, और खासतौर पर जो उनके केंद्रीय नेता हैं, मैं उनसे मैं सीखता हूँ कि एक बार अगर कमिटमेंट किया, आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, आज अगर उनकी लोकप्रियता समाप्ति की कगार पर है या जनता के बीच उनका इतना आक्रोश है, उस घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले उनसे ये वादा किया था कि लोकसभा की विधानसभा के चुनाव में नेतृत्व उन्हीं का ही होगा। मैं भी सीखता हूँ कि अगर आप अपनी बात को इस तरीके से कहें, उस पर अडिग रहना भी ज़रूरी है, और इस बात से मैं सही में सीखता हूँ। इस बात का मैं श्रेय भाजपा को देता हूँ। जब आपके पिताजी थे तो उन्होंने आपको ये कहा था कि चाहे अकेले भी लड़ना पड़े तो 15% जो वोट है वो आपको आएगा। तो 15% बिहार में एक बड़ा मायने रखता है वोट का। तो भी उसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश जी का साथ दिया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ वो नहीं खड़े हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की फोटो भी नहीं लगा सकते आप। मैम, मुझे फ़ोटो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है,
और मैं कहाँ लगा रहा हूँ फ़ोटो। मेरे कोई एक प्रचार सामग्री में दिखा दीजिए जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो का इस्तेमाल किया हो, कोई एक होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, मेरा मैनिफेस्टो अभी आजकल में मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कहाँ पे। और मुझे फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो दिल में है प्रधानमंत्री, मैं उनके विचारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फ़ोटो लगाने की ज़रूरत उनको है जिनके विचार उनसे नहीं मिलते, उनको ये दिखावा करने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी तस्वीर ज़रूर साथ में लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि निरंतरता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध किया। धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, NRC CA को तो लेकर उन्होंने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी उसको लेकर बहले हुए भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी देश भर में घूम घूम कर उसको लेकर जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं विधानसभा में। तो एक के बाद एक उनका विरोध तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, तो इसलिए उनको तस्वीर लगाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जनता देख रही है कि आप उनके विरोध में खड़े होते हैं। नीतीश जी के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी और LJP की फिक्सिंग है। फिक्सिंग, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा श्रेय मुझे दें। मेरी एक अपना राजनीतिक दल है, मेरा एक अपना बुद्धि विवेक है, पिताजी के 51 साल के सक्रिय बेदाग राजनीति का अनुभव का लाभ है मेरे पास। मेरे अपने फैसले लेने की मुझ में काबिलियत है, तो कुछ फैसले मुझे बिना किसी की फिक्सिंग के, हाँ इतना ज़रूर है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, JP नड्डा जी से मेरी निरंतरता में मेरी मुलाकातें हुई पिछले दिनों, और उनको मैंने स्पष्ट रूप से ये सारी जानकारी मैंने उनके समक्ष रखी थी। मेरा सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य था। मीडिया में मैं सुनता था, मेरे बारे में कहा जाता था कि दबाव के लिए राजनीति कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों के लिए राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत में मेरी आज तक मेरी जितनी मुलाकातें नड्डा जी से हुई हैं या आदरणीय अमित शाह जी से हुई हैं, एक मुलाकात में मैंने सीटों की संख्या को लेकर कोई चर्चा नहीं, टूवर्ड्स द एंड तक कभी कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ एक मेरी चर्चा होती थी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट, मैंने बहुत मेहनत से लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों की सुझाव से मैंने उसको तैयार किया है, लंबे समय से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं साथ निश्चय के साथ काम नहीं कर सकता। अगर मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा अगर उसमें शामिल होता, उसके बाद फिर हम लोग संख्या पे बात करते कि आप कितनी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और ज़्यादा सीटों की तो चर्चा कहाँ से, मैं तो अपने अधिकार मांग रहा हूँ। मैं अगर 42 की जगह अगर मैं 45 सीटों की मांग करता, 50 की करता, 55 की करता, तब मैं ज़्यादा सीटें मांग रहा हूँ। मैं अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसको अगर ज़्यादा सीटें कहना है तो मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। और संख्या पे तो कभी, खैर बहरहाल हम लोग उस स्टेज तक ही नहीं पहुँचे कि कभी संख्या की चर्चा हो। अच्छा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि चिराग जो हैं वो किंग बनना चाहते हैं या किंग मेकर? मैं बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, ना मैं किंग बनना चाहता हूँ, ना किंग मेकर बनना चाहता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता, मैं एक आम बिहारी की भूमिका में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लोग बोलते हैं इसको मुख्यमंत्री बनने का लालच आ गया है, अति महत्वाकांक्षी हो रहा है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, चिराग पासवान कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि हाँ, डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में हो। जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, वैसे ही प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार होनी चाहिए। मैं इस भूमिका में ज़रूर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, बट उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बीजेपी के तमाम जो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा, उनको आप टिकट क्यों दिए चले जा रहे हैं? हर वो व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ जुड़ा हुआ है, हर किसी का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी में हर वो बिहारी जुड़े जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ है। लोग तो यही कह रहे हैं कि कहीं इनएडवर्टेंटली आप कहीं तेजस्वी को तो नहीं हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वोट काटेंगे JDU का या भी जिसका भी, तो अल्टीमेटली उसका गेनर तो कोई तो होगा ना, वो किसी को तो वोट मिलेगा। उसके हो सकता है कि तेजस्वी ज्यादा सीट से जीत जाए, RJD ज्यादा सीट से जीत जाए। पर क्यों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं जीत सकता? क्यों मैं किसी को जिताऊंगा ही या मैं किसी की बी टीम ही होके काम करूंगा? चिराग पासवान एज ए इंडिविजुअल युवा बिहारी हूँ, और ये पता मैम, ये सोच मैं समझता हूँ ये कहाँ से आती है। ये हमारे मुख्यमंत्री ना हमेशा युवाओं को लेकर कहते हैं ये अनुभवहीन है, इनको तो जानकारी नहीं है, ये लोग तो पढ़ता ही नहीं है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है। इतनी युवा विरोधी शैली का वो इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि जब तक आपके बाल सफ़ेद नहीं हो, आपका पेट निकला हुआ नहीं हो, आपकी कमर झुकी हुई नहीं हो, तब तक आपको बुद्धि नहीं आती। मैं मानता हूँ अनुभव बहुत चीज़ें सिखाता है, मैं इस बात को भी मैं बहुत ही विनम्रता से मानता हूँ। युवा जोश के साथ जब तक अनुभव नहीं जुड़े तब तक शायद आप कामयाब नहीं होंगे। पर वो अनुभव मेरे पिताजी का 51 साल का मेरे साथ है। युवा जोश है, नई सोच है मुझ में।
भाई मैं आज की तारीख में अगर मैं नई सोच लेकर आ रहा हूँ, आप बोलते हैं कि राजस्व की कमी है, मैं आपको बताता हूँ कि आप राजस्व कैसे बढ़ाएं। हमारा बिहार में अनंत संभावनाएं हैं जहाँ पे आप रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर आप राजस्व बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म को आप अगर प्रमोट करें, आप उसके एक अच्छा होटल नहीं है हमारे बिहार में, आप कैसे टूरिज्म को प्रमोट करेंगे? लास्ट टाइम आपने इन्वेस्टर समिट कब आपने ऑर्गेनाइज किया, मुझे नहीं याद। जब तक आप सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं देंगे, आप कैसे आप इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करेंगे और उनको यहाँ पे अपना काम करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे? लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे बदलने की हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पर आप सोचते ही नहीं। और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में तो इंडस्ट्रीज आ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा है, पानी से घिरा हुआ इलाका है। तो पंजाब भी तो पानी से घिरा हुआ है, हरियाणा भी तो पानी से घिरा हुआ है। पर अगर आपने ही हाथ खड़े कर दिए, अगर आपका विजन ही सैचुरेट हो गया है, तो आप आगे का सोचेंगे ही नहीं। बट जब युवा इन सोच के साथ आते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये लोग तो अनुभव ही तो एक चीज देखी गई, जब अभी आपके पिताजी का पार्थिव शरीर आया था तो नीतीश जी थे वहाँ पे, उन्होंने बड़े आदर और उससे वो थे वहाँ पे। क्या वो आपसे मिले उसके बाद? क्या वो आपसे मिलने आए उसके बाद? क्या उन्होंने आपके साथ फिर आके घर पे संवेदना आपको, आपकी माँ को दिया? नहीं, कभी भी नहीं। मेरी 3 बार इस दौरान उनसे मुलाकात हुई। जब पिताजी को लेकर हम लोग पटना पहुँचे, एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात हुई। दूर से ही एयरपोर्ट पे तो शायद उनसे प्रणाम पाती भी नहीं हुई, मैंने ज़रूर उनको प्रणाम किया था, उन्होंने देखा नहीं उस तरफ। दूसरी मुलाकात नहीं, उस वक्त नहीं देखा, एयरपोर्ट पर नहीं देखा। विजुअल्स आप सबके पास होंगे, सारे कैमरास थे उस वक्त वहाँ पे। मैं ज़रूर उम्मीद कर रहा था, क्योंकि पिताजी के साथ उन्होंने काम किया है। व्यक्तिगत तौर पर पापा ने हमेशा सबसे बहुत अच्छे संबंध रखे हैं। मुझे नहीं लगा था कि व्यक्तिगत तौर पर इतनी खटास होगी कि उनको मैंने हर मन से मैंने उनको अपना पिता तुल्य, अभिभावक तुल्य कहकर मैंने हमेशा उनको संबोधित किया। और वो सम्मान, वो आदर आज भी है। पिताजी के साथ जिन लोगों ने काम किया, हर उस व्यक्ति के लिए मेरा उतना ही सम्मान, आदर है। और सबसे बड़ी बात, मुझसे उम्र में वो बहुत बड़े हैं, मुझसे राजनीतिक अनुभव में वो बहुत बड़े हैं। आज भी वो मिलेंगे, मैं हमेशा उनके पाँव छूकर उनको प्रणाम करूँगा, क्योंकि वो सम्मान के वो हकदार हैं। पर हाँ, मैं ज़रूर उम्मीद कर रहा था कि एक बार आकर ज़रूर मेरे कंधे पर वो हाथ रखेंगे, एक शब्द बोलेंगे कि कोई बात नहीं, जो हुआ सब ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी लगभग 5-7 मिनट तक उन्होंने मुझे गले लगाकर कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते रहे। उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी शायद करेंगे, ज़रूरत थी मुझे मैम। दोबारा उनसे मुलाकात विधानसभा में हुई, वहाँ पर भी उन्होंने इग्नोर किया मुझे। तीसरी बार मेरी उनसे मुलाकात जब उनको घाट पर लेकर गए, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, तो उस वक्त भी मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, दूर से मैंने प्रणाम किया। उस वक्त भावनाओं पे मेरा कंट्रोल नहीं रह पाया, मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ, पर उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी ने दूर से प्रणाम किया। और बस उसके बाद उनसे कभी कोई बातचीत नहीं कोई। एक बात बताइए कि चिराग पासवान से मुख्यमंत्री जी को इतनी चिढ़ क्यों? नीतीश कुमार को इतनी चिढ़ क्यों? मैं नहीं जानता। मैं पिछले साल का मैं जिक्र करूंगा, मुझे लगता है शायद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जब मैंने यात्रा शुरू की, उससे वो शायद मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो गए। मैं पिछली बार जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, जब चाचा जी का निधन हुआ था, तो मेरे छोटे भाई प्रिंस वहाँ से उनकी सीट से जीते थे, और मैं प्रिंस को आशीर्वाद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास लेकर गया था। और उस वक्त मैंने कहा था कि सर, मैं इस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ, संभवतः लोगों की तरफ से, क्योंकि एक लंबे समय के बाद सरकार का कोई सहयोगी इस तरीके की यात्रा पर निकल रहा था। सबसे बड़ी नाराज़गी अपराध को लेकर लोगों के बीच में थी। लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ पे 100 नंबर ही नहीं काम करता। मेरी शुरुआत नालंदा जिले से हुई थी, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहीं पे 100 नंबर नहीं काम करता, तो अपराध पर नियंत्रण कैसे आएगा? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये सारी बातें एक एक करके, शिक्षकों का इतना आक्रोश था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सड़कें बहुत सी जगह बहुत ज़्यादा खराब थी, इन सब बातों को जब मैं उनके संज्ञान में देने लगा, तो उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से संवादहीनता साध ली। एक बात बताइए चिराग, की इतनी सारी बातें जो सब आपके साथ गुजर रही थी, तो आपने बीजेपी के लीडर्स को ये बताया नहीं? मौखिक और लिखित दोनों तौर पे बताया। जो भी समस्याएं मेरे संज्ञान में आई माननीय मुख्यमंत्री जी की संवादहीनता को लेकर, वो मैंने गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा। जेपी नड्डा जी को हाल फिलहाल में मैंने लगभग 6 पन्नों का एक पत्र मैंने उनको लिखा, और अंत में मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा लगभग महीना भर पहले, और उसमें भी मैंने तमाम विस्तार में इन तमाम प्रकरणों का, तमाम जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनका मैंने जिक्र किया। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी ने उनका साथ दिया, तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आई कि आपके बिना एनडीए की सरकार यहाँ नहीं बन पाती है, तो आपके पास क्या रास्ता होगा? अगर प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी या भूपेंद्र यादव, जेपी नड्डा कहेंगे कि नहीं,
ठीक है तुमने इलेक्शन लड़ लिया, लेकिन तुम्हारे बगैर एनडीए की सरकार नहीं बनती है, तो आप क्या करेंगे? मैम आई थिंक पहली बात तो प्री पोल अलायंस मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके सामने मैं अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। और मैम गठबंधन धर्म की ये परंपराएं रही हैं कि आप केंद्र में आपका अलायंस अलग होता है और राज्यों में आपके अलायंस अलग होते हैं। तो विदाउट नीतीश आप एनडीए में हैं, और अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि अगर बिना नीतीश के एनडीए और जेडीयू की सरकार को सपोर्ट करना पड़े तो आप करेंगे? बिना नीतीश मैंने बोला, आप करेंगे? तो ये कहा जा सकता है कि मैं तो बिल्कुल क्लियर है मैं तो संकल्पित हूँ, मुझे भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है और 10 नवंबर के बाद भाजपा लोजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी। आपने ये सारी बातें अपने पिताजी से की थी? जी मैम, 1 महीने तक तो अस्पताल में उनसे अच्छे से बात होती थी। मुझे लगता है 20-22 अगस्त के आसपास उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको अस्पताल लेके जाया गया था, और महीने भर तक तो उनसे अच्छे से वहीं पे बैठ के घंटों उनसे बैठ के बात करता था, और वो भी सारी बातें बताते थे, करते थे। 20 सितंबर को ही वॉज वेंटिलेटेड, एंड उसके बाद से उनसे बातचीत नहीं हुई। और वो समय था, वो दौर था जब ये सारे निर्णय लेने का समय आ गया था, और उस वक्त वो नहीं थे। हाँ, उससे जो 1 दिन 2 दिन पहले तक भी मेरी बातचीत हुई, ये लाइन उस वक्त ही उन्होंने बोली कि तुम लोग डरते क्यों हो, अकेले जाओ निर्णय लो, 2005 में मैंने अकेले चुनाव लड़ लिया, तुम लोग तो जवान हो, क्यों डर हो। ये बात उन्होंने उससे 1 दिन पहले मुझे कही थी। और 20 तारीख को व्हेन ही वाज वेंटिलेटेड, उसके बाद मेरी उनसे बातचीत नहीं हो रही थी, और वो खालीपन, वो अकेलापन इतना कौंधता था, मुझे बर्दाश्त के बाहर था। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, जाओ ना पापा के पास बैठो, उनका हाथ पकड़ो, बैठ के उनको बताओ सारी बातें, वो सुनेंगे, समझेंगे, और कोई ना कोई तुम्हें साइन देंगे, हिंट देंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि वो भी क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं रात भर पापा के पास बैठता था, उनका हाथ पकड़ता था, उनको सारी बातें बताता था कि और मैं अभी भी करता हूँ, जब भी अकेला महसूस करता हूँ पापा की तस्वीर के पास आता हूँ, बैठता हूँ, बताता हूँ उनको कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हैं वो मेरे साथ, रहेंगे हमेशा। बट ये एक बहुत बड़ा आपका निर्णय इस स्टेज में हुआ, और जबकि पिता भी नहीं है, तो यू हैव वॉकड ऑन योर ओन पाथ नाउ। डेस्टिनी का कुछ पता नहीं है, नहीं पता। डेस्टिनी ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। चिराग उसको फेस कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, पापा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, एंड ही कंटिन्यूज टू गिव मी द स्ट्रेंथ। और उन्होंने कहा था कि अकेले चलने से कभी नहीं डरना, ये लाइन रिपीटेडली ही हैज सेड अपने अनुभव से। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने बोला था जब उन्होंने खुद शुरुआत की थी, सिर्फ चाचा थे साथ उनके, तो उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि अकेले चलने से कभी मत डरना, बस इस बात को सुनिश्चित करना कि तुम्हारी डगर सही है, तुम्हारा रास्ता सही है। मैम, दिस गिव्स मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे आयोटा % का डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रास्ता सही है, मेरा विजन सही है। पापा बोलते हैं कि नेता के पास नीयत और नीति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नीति मेरे पास है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीयत मुझे पापा ने ही दिया, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं, उन्होंने मुझे दिया। मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा हूँ, मुझे पता है कि मुख्यमंत्री जी अब सैचुरेशन पे हैं, नहीं है उनका वो विजन। आज मेरे पास वो नीति है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के थ्रू मैं बिहार को वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर बाकी बनस्पत राज्य है। मैम, मेरे लिए ये इशू है कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोज़गार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। भारत एक साथ आज़ाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बम्बई जैसे चमचमाते शहर बन गए, और एक बिहार जहाँ पर आज भी हमारी सोच सीमित हो जाती है कि मेरे आंगन में चापाकल कैसे गड़े, मेरे घर में बिजली कैसे आए, या मेरे घर के सामने नली और गली कैसे बने। हमारे विकास के मापदंड ही बहुत कम है, बहुत छोटे हैं। इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को, उस विजन को ब्रॉड करने की ज़रूरत है, और उसी के साथ में आया, और मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। चलिए, पापा की अब कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं अब? उनको रात में किस करके गुड नाइट बोलना, ये हम सब करते हैं। मेरे भांजा, भांजी, माई सिस्टर, एवरी फैमिली मेम्बर। ये एक रात की एक ऐसी परंपरा थी, रात में 1:30 बजे हों, 2 बजे हों, कुछ हो। मेरा भांजा है वंश, सो अगर मैं कभी ऑफिस में अगर देर रात तक काम भी कर रहा हूँ और पापा अगर सो रहे हैं, तो ही यूज्ड टू कॉल मी एंड बोलता था, मामा, नाना इज़ गोइंग टू स्लीप, जल्दी आ जाओ। तो फिर हम सारे जाते थे, और रात में उनको अच्छे से हग करके, उनको गाल पे किस करके, ये अभी भी हम लोग करते हैं रोज़ रात में सोने से पहले, पापा की तस्वीर पे उनको गाल पे किस करके
और उस वक्त वो एक छोटा सा एक बहुत क्यूट फैमिली मोमेंट होता था। मॉम डैड बेड पे अपना आराम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग सारे आसपास हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उस वक्त ये खलता है। दिन भर तो क्या ना, मतलब चर्चाएं होती रहती हैं, लोगों का आना जाना, राजनीतिक चर्चाएं, बट वो एक्सक्लूसिव एक क्यूट फैमिली मोमेंट होता था, वो सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। चिराग, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुरंत बिल्कुल एक पॉलिटिकल हब में आप पहुंच गए हैं, तो आप रोए? अभी बहुत रोना है, इमोशंस अभी बहुत रोना है। मैंने मॉम को ही बोला, मैंने बोला कि आपको भी स्ट्रांग होना है, एंड शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, शी हैज़ टेकन इट वेरी ब्रेवली, एंड उनसे मुझे काफ़ी विश्वास मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। बट ये हम दोनों के बीच में डील है। मैंने मॉम को बोला है, मैंने बोला 10 तारीख तक बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे हिम्मत चाहिए, मैं आपको हिम्मत दूंगा। अभी युद्ध के मैदान में है, रोने का वक्त नहीं है, बट 10 तारीख के बाद खूब ज़ोर से हक करके घंटों तक बैठ के रोना है और पापा को बहुत अच्छे से याद करना है। हो I never did this without Papa. We know he is there with you. इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो फ्रेम में रहे। उनका आशीर्वाद है, It's with you. चलिए चिराग, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।